नेदरलैंड्स के बस एक स्टेटमेंट से दुनिया के सारे कंट्रीज डर गए। चाइना, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स का हब कहा जाता है, अब बस नेदरलैंड्स की ही एक मूव की वजह से वही चाइना का ये टाइटल उससे छीन लिया जाने वाला है। क्योंकि नेदरलैंड्स जो इकलौता नेशन है जो सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने वाले मशीनरीज को बनाता है और बाकी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है इंक्लूडिंग चाइना, उसने अब एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दिया है कि अब वो चाइना को अपने मशीनरीज का सप्लाई कंप्लीटली कट ऑफ करने वाला है। ये स्टेटमेंट इतना कंट्रोवर्शियल है कि इसके अनाउंसमेंट के नेक्स्ट डे ही चाइना के टॉप टेक्नोलॉजी कंपनीज के वेल्थ सीधा 28% से गिर गए। चाइना ने फिर इस अनाउंसमेंट को ओपन मीडिया में कंडेम किया, ये कहते हुए कि नेदरलैंड्स के इस मूव से सारे देशों का भारी नुकसान होगा। पर अब सवाल यहां पर यह आता है फ्रेंड्स कि क्या नेदरलैंड्स अपने इस डिसीजन को चेंज करेगा? क्योंकि अंदर की खबर तो यह है कि हो सकता है नेदरलैंड्स अपने इस मास्टर स्ट्रोक को चाइना पर सिर्फ आजमा रहा है। सक्सेस होने पर यह उसे ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज पर एक अच्छा खासा कंट्रोल दे सकता है। इनफैक्ट 2023 में ही नेदरलैंड्स ने एक क्रूशियल अलायंस चिप 4 ज्वाइन किया, जिसमें एग्जिस्टिंग मेंबर्स है साउथ कोरिया, जापान, ताइवान और यूएसए। ये सारे ऐसे देश हैं जो सेमीकंडक्टर चिप प्रोड्यूस करने में अहम किरदार निभाते हैं। देखो, सेमीकंडक्टर्स बहुत बड़ी चीज है और आने वाले फ्यूचर में इसकी डिमांड और भी ज्यादा होने वाली है, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में ये यूज होता है। मोबाइल से लेकर मिलिट्री वेपन्स ले लो, सब में सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं। गोल्ड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला इन द फ्यूचर। इनफैक्ट एक नेशन की वेल्थ इसी के बेसिस पर आगे कैलकुलेट की जाएगी। अब यहां पर माजरा कुछ ऐसा है ना फ्रेंड्स कि दुनिया का हर एक चिप मेजरली इन 5 नेशन से ही होकर गुजरता है। सबसे पहले कहानी इस पूरे प्रोसेस में शुरू होती है नेदरलैंड से, जो इन चिप्स को बनाने वाले मशीन्स बनाता है, और फिर आता है इसमें यूएस, जो इन चिप्स को यूज करने वाले सॉफ्टवेयर्स बनाता है। फिर साउथ कोरिया और जापान में ये चिप्स मैन्युफैक्चर और असेंबल होते हैं, और फाइनली ताइवान में मेजरली ये चिप्स आपके फोन्स वगैरह में इंस्टॉल होकर बाकी दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं। अब जरा यहां पर समझते हैं कहानी में एक मेजर ट्विस्ट कहां पे आता है। ये इतना बड़ा काम जो 5 देश मिलकर करते हैं ना, वो अकेला चाइना ही कर लेता है। हाँ, चाइनीज मैन्युफैक्चर्ड चिप्स की क्वालिटी लो होती है एज यूजुअल, बट चाइना की गाड़ी सिर्फ यहीं पर अटक रही है, और वो है मैन्युफैक्चरिंग मशीनरीज बनाने में, जिसे वो अब तक नेदरलैंड से इंपोर्ट कर रहा था। तो बस वहीं पर नेदरलैंड्स ने भी अपना मौका देखा और उस पर चौका मारा और चाइना का आर्म ट्विस्ट करने लग गया। इनफैक्ट नेदरलैंड्स की बात करें ना फ्रेंड्स, तो सिर्फ चाइना ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर नेदरलैंड्स का एक काफी पावरफुल इन्फ्लुएंस है, क्योंकि वंस अगेन लेट मी रीइटरेट, जितने भी सेमीकंडक्टर्स बनते हैं उन सब के बनने के पीछे जो मशीनरीज यूज होती है वो सिर्फ और सिर्फ नेदरलैंड्स के पास है। सिर्फ नेदरलैंड्स देश ही उन मशीनरीज को मैन्युफैक्चर करता है, और इसीलिए आज पूरी दुनिया सिर्फ इस देश पर ही कंप्लीटली डिपेंडेंट है, जिसे नेदरलैंड्स जब चाहे इजीली लेवरेज कर सकता है। पर नेदरलैंड्स की ये कंप्लीट मोनोपोली के पीछे भी एक काफी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। देखो गाइस, ये सेमीकंडक्टर चिप्स के मामले में ना, जितना छोटा चिप होगा उतना एफिशिएंट उसका कंप्यूटिंग सिस्टम होता है, एंड चिप्स को और कॉम्पैक्ट बनाने के लिए उनके अंदर के ट्रांजिस्टर्स को छोटा करना बहुत जरूरी है। लेकिन 1950s में ट्रांजिस्टर्स को कॉम्पैक्ट बनाना मानो नामुमकिन था, और इसीलिए यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने इसे और छोटा बनाने पर रिसर्च शुरू कर दिया, जिसका ब्रेक थ्रू उन्हें 40 साल बाद 1990 में मिला, जहां उन्होंने एक नई टेक्निक को खोजा, EUV। अब यह टेक्निक अपने आप में काफी इफेक्टिव तो थी, बट यूएस को ऑपरेट करने में काफी महंगी पड़ रही थी, और इसीलिए अपने लेबर कॉस्ट को बचाने के लिए इस टेक्निक को उसने अपने एलाइज में आउटसोर्स करना शुरू कर दिया, और इसी का फायदा उठाया नेदरलैंड्स ने। उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करके इस टेक्निक को और रिफाइन किया, और 2018 में आखिर वो समय आया जब नेदरलैंड्स की आज की लीडिंग सेमीकंडक्टर चिप मेकिंग मशीनरीज को मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी ASML ने सक्सेसफुली अपने खुद के अपडेटेड फर्स्ट EUV टेक्निक, जो आज यूएसए के पास भी नहीं है, उसकी मदद से 13 नैनोमीटर्स के ट्रांजिस्टर्स को प्रोड्यूस कर लिया, एग्जैक्टली एक डीएनए के स्ट्रैंड के साइज का। सो बस ASML के इन्हीं कंटिन्यूअस एफर्ट्स की वजह से आज नेदरलैंड्स अपने कंपेटिटर से 5 से 10 साल आगे है, और इस पोजीशन पर है कि वो इससे एक तरह से पूरे वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। एंड ऑनेस्टली नेदरलैंड्स के केस में ये काफी एक्सपेक्टेड भी है, बिकॉज टाइम एंड अगेन उनकी स्ट्रैटेजी यही रही है कि कोई भी एक छोटी सी मगर बहुत ही स्ट्रेटेजिक चीज में वो काफी ज्यादा एक्सेल कर लेते हैं, इनफैक्ट मोनोपोली हासिल कर लेते हैं, और फिर पूरी दुनिया को वो उस चीज के बलबूते पर अपने फेवर में इन्फ्लुएंस करते हैं। ये उनके सही गेसिंग का एक बढ़िया एग्जाम्पल है। कॉलोनियल एरा में ब्रिटिश और फ्रेंच ने बड़े बड़े कॉलोनीज बनाकर अपने एम्पायर्स को बढ़ाया, लेकिन वहीं पर नेदरलैंड्स पहले से ही स्मार्ट मूव खेलते हुए उन्होंने
उन्होंने फोकस किया सिर्फ पोर्ट्स को कॉलोनाइज करने में। इन सारे कॉलोनियल एरा के जरा ट्रेड रूट्स को देखो, ये सब के जितने भी पोर्ट्स हैं वो सभी डच कंट्रोल में है, यानी यहां से शिप अगर गई तो नेदरलैंड्स को टैक्स मिलना कंपलसरी है। दूसरा एग्जांपल स्पाइस ट्रेड का ले लो। कॉलोनियल एरा में ही न्यूयॉर्क 1667 तक एक डच कॉलोनी हुआ करती थी, जिसे उन्होंने बाद में ब्रिटिशर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया और बदले में उन्होंने इंडोनेशिया के पास एक छोटे आइलैंड को अपने कंट्रोल में ले लिया, क्योंकि सिर्फ उन्हें उसकी ट्रू वैल्यू समझ में आई। इस आइलैंड की इंपॉर्टेंस सिर्फ एक चीज थी, नटमेग्स। उस वक्त गोल्ड और सिल्वर के बाद कोई सबसे वैल्यूएबल कमोडिटी अगर था तो वो था नटमेग। तो वहीं पर अपना बेस बनाकर डच ने स्पाइसेस के ऊपर अच्छी खासी मोनोपोली जमा ली। और बस एक बार आपका कंट्रोल ऐसी वैल्यूएबल चीजों में आ जाए तो आपका इन्फ्लुएंस ट्रेड के जरिए दूसरे नेशंस पर भी ऑटोमेटिकली बढ़ ही जाता है। फॉर एग्जांपल सऊदी को देख लो आज। सो कहने का मतलब ये है कि हिस्टोरिकली नेदरलैंड्स की जब ये स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल हो रही है तो आज वापस वो इसे एग्जीक्यूट क्यों ना करें, और इसके रिजल्ट्स ऑलरेडी दिख भी रहे हैं। नेदरलैंड्स को इस स्ट्रेटेजी से काफी फायदा भी हुआ। इनफैक्ट इसमें मेन बात टाइमिंग ही होती है। जैसे आपने कई मिलियनेयर्स देखे होंगे जो सही टाइमिंग का फायदा उठा के बिलियनेयर्स बन जाते हैं। और रिसेंटली अगर आपने देखा होगा तो अभी यूएस इलेक्शंस की वजह से क्रिप्टो एक ऑल टाइम हाई टच कर रहे हैं और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये मोमेंटम और भी ऊपर जा सकता है। बट अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि आप किस प्लेटफॉर्म से एकदम सेफली क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हो। सो इसके लिए कॉइनस्विच एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है। और अब आप यहां पर क्रिप्टो फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हो, जहां पे आपको मिलती है लोएस्ट फीस, 350 प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स और अप टू 25x लेवरेज। मतलब अगर आपके पास 1000 रुपए है ट्रेड करने के लिए, सो यू कैन ट्रेड विद 25,000 रुपीज। प्लस अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग में नए हो तो पहले 15 दिनों के लिए आपको मिलता है 100% फी रिबेट, मतलब आप अपने फीस को सेव करोगे। कॉइनस्विच फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है और 2 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स ने इस प्लेटफॉर्म पर अपना ट्रस्ट दिखाया। और एक जबरदस्त फीचर है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। आपको बस अपना पैसा इन्वेस्ट करना है और ये ऑटोमेटिकली ग्रो होगा एश्योर्ड प्रॉफिट्स के साथ। मतलब आप पैसिव इनकम भी अर्न कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, अभी डाउनलोड करना। और सबसे अमेजिंग बात, कॉइनस्विच अब दे रहा है 1% कैशबैक और पहले 30 दिनों के लिए 0 ट्रेडिंग फीस। प्लस कॉइनस्विच पर प्रूफ ऑफ रिजर्व्स भी मेंटेन किया जाता है, जो दिखाता है उनकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ को। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मेंशन्ड है, डू चेक इट आउट। And of course, whenever investing in crypto, ध्यान देना crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky, with no regulatory recourse for any losses from such transactions. The cryptos mentioned in the video are for illustrative purposes only and should not be considered as recommendations. और अब लौट आते हैं वापस से हमारे टॉपिक पर। नेदरलैंड्स के ये सेमीकंडक्टर के ऊपर एंटी चाइना अनाउंसमेंट के बाद चाइना के टॉप टेक्नोलॉजी कंपनीज की वेल्थ सीधे 28% गिर गई। चाइना हर साल $300 बिलियन के चिप मैन्युफैक्चरिंग मशीनरीज खरीदता है, जो आज के तारीख में बनने वाले सारे इलेक्ट्रॉनिक्स में लगते हैं। चाइना का 2050 तक का विजन है, जिसमें वो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस पर फोकस कर रहा है। और इन गोल्स को मीट करने में उन्हें सेमीकंडक्टर चिप्स की जरूरत हमेशा से रही है। लेकिन गर्म लोहे पर हथौड़े का काम किया अभी हाल ही में हुए रशियन सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेज ने। करंटली चल रहे वॉर में रशियन मिलिट्री इस लेवल पर एग्जॉस्ट हो चुकी है कि अब वो किचन अप्लायंस को भी तोड़कर उनमें से सेमीकंडक्टर चिप्स निकाल रही है, जिससे उनके मिलिट्री इक्विपमेंट्स जैसे आर्म्स, टैंक्स और जेट्स सस्टेन कर पाए। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड नेदरलैंड्स के इस डिसीजन से चाइना हर सेक्टर में पीछे रह जाएगा until and unless वो खुद उस प्रोसेस को डेवलप ना करे। सो इसका सोल्यूशन चाइना ने क्या निकाला? वेल, चाइना बीइंग चाइना, इस टेक्नोलॉजी रेस में किसी भी तरह से आगे बढ़ने के लिए उसने अपनाया दुनिया के लिए सबसे नॉन कन्वेंशनल बट चाइना के लिए एक्सट्रीमली कॉमन तरीका, एस्पियोनेज। जी हाँ, अपने स्पाइस भेजकर, अपने जासूस भेजकर चाइना ने नेदरलैंड्स की टेक्नोलॉजी को चुराने की कोशिश की। 2022 में ASML कंपनी ने उनके कुछ फॉर्मर एम्प्लॉइज पर यह एक्यूजेशंस लगाए कि वो कंपनी के सीक्रेट इंफॉर्मेशन को चुराकर चाइनीज चिप मैन्युफैक्चरर्स को बेच रहे थे। बट फ्रेंड्स, मैं आपको यह भी बता दूं कि ये कोई पहला ऐसा इंसिडेंट नहीं है। 2018 में ASML ने डोंगफुंग जिंगवान नाम के एक कंपनी पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट के रिगार्डिंग लॉसूट फाइल किया था। क्लेम्स कुछ ऐसे थे कि इस कंपनी के फाउंडर यू जोंगचैंग खुद ASML के फॉर्मर एम्प्लॉय थे। कंपनी के मुताबिक यू ने और 2 फॉर्मर एम्प्लॉयज को हायर करके ASML द्वारा प्रोड्यूस टेक प्रोडक्ट्स को कॉपी किया और इन प्रोडक्ट्स को चाइना में इवेंचुअली मार्केट करना शुरू किया, जिससे उन्होंने सिर्फ इन्वेस्टर्स से ही बिलियंस कमाए। अब चाइना इस बात को भले ही ओपनली क्लेम ना करता हो, लेकिन कुछ न्यूज रिपोर्ट्स ये बताते हैं कि चाइना ने ऑलरेडी 3 नैनोमीटर के ट्रांजिस्टर्स को प्रोड्यूस कर लिया है। वेल, ये बात प्रूव नहीं हुई है, लेकिन अगर ये बात सबके सामने आती है तो स्टीलिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के तहत चाइना बुरी तरीके से फंस सकता है। खैर, चाइना ने अपना इंटेलिजेंस गैदरिंग का ये नेक्सस सिर्फ ASML तक ही
सीमित नहीं रखा है। नेदरलैंड टाइम्स के अनुसार नेदरलैंड्स में एक दो नहीं बल्कि टोटल 900 ऐसे डच कंपनीज हैं जिसमें पार्शियल या मेजर स्टेक चाइनीज स्टेट ओन्ड कंपनीज के हैं, और इसीलिए डच इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इन इन्वेस्टमेंट्स को इकोनॉमिक थ्रेट भी कहा है। इन शॉर्ट हम ये समझ सकते हैं कि चाइना अब नेदरलैंड्स के हर मूव पर नजर रख रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि नेदरलैंड्स इस नए यूएस चाइना चिप वॉर में यूएस की साइड ले रहा है, और यूएस ऑन द अदर हैंड तो अलग ही गेम खेल रहा है। ऑफ कोर्स यूएस भी कम थोड़ी ना है। उन्होंने सेमीकंडक्टर ऑपरेशंस के जो भी कंपनीज हैं उन्हें मैसिव इंसेंटिव्स ऑफर किए हैं, बट जस्ट विद वन मैंडेटरी कंडीशन। यूएसए ने अपने यूएस चिप्स एक्ट के अकॉर्डिंग चिप मेकिंग इंडस्ट्री के लिए $40 बिलियन के फंड्स एज इंसेंटिव्स अलॉट किए हैं, और उसके अलावा मशीनरीज पे 25% टैक्स भी वेव ऑफ किया। लेकिन यूएस का कंडीशन ये है कि जिस किसी कंपनी को इन रिफॉर्म से प्रॉफिट चाहिए होगा उन्हें चाइना के साथ अपने ऑपरेशंस बंद करना पड़ेगा। इसका मतलब साफ है कि आप या तो यूएस और वेस्टर्न पावर्स की साइड पर रह सकते हो या फिर चाइना के। भले ये एक प्रो वेस्ट मूव हो, पर ये कंपनीज के लिए फिर भी इतना बेनिफिशियल है कि ऑलरेडी कुछ बड़े बड़े चिप मेकिंग कंपनीज ने इनमें ऑलरेडी इन्वेस्ट भी कर दिया। ये मूव्स क्लियरली चाइना की चिप इंडस्ट्री को क्रिपल करने के लिए लिया गया था, जिसमें उन्हें ASML की सपोर्ट की जरूरत थी, और ऐसा कुछ हुआ भी। जैसे मैंने पहले बताया, ASML ने ये अनाउंस कर दिया कि वो यूएस लेड चिप अलायंस को ज्वाइन करके उन मैन्युफैक्चरिंग मशीनरीज के चाइना के सप्लाई को रेस्ट्रिक्ट करेगा। अब वैसे तो इसी स्टेटमेंट से नेदरलैंड्स का वेस्टर्न पावर की तरफ एक क्लियर स्टैंड दिख रहा है, लेकिन यहां पर आता है एक ट्विस्ट। नेदरलैंड्स भले ही सबके सामने यूएस और EU की साइड ले रहा होगा, बट उन्होंने अभी तक चाइना का हाथ नहीं छोड़ा है। नेदरलैंड्स चाइना को अपने कंट्री में कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट्स करने दे रहा है, वो भी कुछ स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जगहों पर। रॉटरडैम फॉर एग्जांपल, जिसे पूरे यूरोप का सबसे बिजिएस्ट पोर्ट माना जाता है, उसमें चाइना का टोटल 35% स्टेक है। बट इस इन्वेस्टमेंट में फिर भी चाइना का अपर हैंड इसीलिए है क्योंकि ना ही ये पोर्ट सिर्फ कमर्शियल यूज तक ही सीमित है, बल्कि ये नेटो के मिलिट्री शिप्स का भी एक इंपॉर्टेंट हॉल्टिंग प्लेस है, जिससे पूरे नेटो की दौड़ सीधा चाइना के हाथ में आ जाती है। इसी तरह नेदरलैंड्स में चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स इस हद तक बढ़ चुके हैं कि आज EU के टोटल चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स में नेदरलैंड्स एज अ रिसीवर थर्ड पोजीशन पर है। सो ओवरऑल फ्रेंड्स, अगर हम इस पूरी सिचुएशन का एक ओवरव्यू देखें तो यहां पर क्लियरली नेदरलैंड्स एक बड़ा खिलाड़ी है जो दोनों साइड से अपना फायदा निकाल रहा है। उसे अच्छे से यह पता है कि यूएस और चाइना दोनों के बीच चल रहे द टेक्नोलॉजी वॉर में अपर हैंड के लिए उन दोनों ह्यूज इकोनॉमीज को उसकी जरूरत पड़ने वाली है। बट मुझे ऐसा लगता है कि नेदरलैंड्स को यह नहीं भूलना चाहिए कि सेमीकंडक्टर चिप्स किसी एक कंट्री का प्रोडक्शन नहीं है, बल्कि एक सप्लाई चेन है। तो इन चिप्स का कोई सोल ओनर नहीं बन सकता, जिस वजह से नेदरलैंड्स को खुद को ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और इस सिचुएशन का बहुत ज्यादा फायदा नहीं उठाना चाहिए। एंड ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें उनकी आज महारती है, वो टेक्नोलॉजी कल को बहुत ही जल्द दूसरे नेशंस भी सीख ले और ऐसे में उसका वन एंड ओनली एडवांटेज पानी में मिल जाए। सो उस वक्त में दूसरे कंट्रीज के साथ बुरे रिलेशंस उसके लिए अच्छा वक्त नहीं लाएंगे। वैसे फ्रेंड्स, जियोपॉलिटिक्स में कोई भी देश किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होता। बात हमेशा सबसे पहले अपने नेशनल इंटरेस्ट की आती है, और ऐसा ही कुछ अभी रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पर भी हो रहा था। यूक्रेन जो सभी कंट्रीज को रोक रहा था रशिया से ऑयल खरीदने के लिए, इंडिया के ऊपर भी दबाव डाल रहा था यूरोपियन यूनियन के जरिए। बाद में मालूम पड़ता है कि सबके नाक के नीचे खुद ही रशियन ऑयल को इंपोर्ट कर रहा था। बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दा है और बहुत कॉमेडी भी है। इसे मैंने इस वीडियो में कवर किया है, अगर आपको देखना है तो बिल्कुल चेकआउट करना। इससे आपको जियोपॉलिटिक्स में ट्रू दोगलापन क्या होता है पता चलेगा। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गौरव ठाकुर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना करो। और फ्रेंड्स, गौरव जी ठाकुर इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो करना, वहां पर भी आपको अपडेट्स मिलेंगे। See you next time. As always, stay curious, keep learning and keep growing. Jai Hind.